उत्तराखंड में आज से एक हफ्ते के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 जून से लेकर 26 जून तक 4 जिलों में नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश होगी, जबकि 27 जून से लेकर 30 जून तक राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहाड़ में कई जगह पर बारिश का दौर शुरू भी हो चुका है। तो 27 से 30 जून तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट और आज से एक हफ्ते तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो मॉनसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। पहाड़ों पर कुछ जगहों पर बारिश शुरू भी हो चुकी है और 26 जून तक 4 जिलों में भारी झमाझम बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो जल्द ही मौसम बदलने वाला है। अभी बीते 2-3 दिन से भी पारा डाउन ही चल रहा है, टेम्परेचर डाउन चल रहा है, जिसके चलते अब माना जा रहा है कि जल्द ही मॉनसून दस्तक देने वाला है। आज से एक हफ्ते तक भारी बारिश को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें खासतौर पर 4 जिले हैं, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़। इन 4 जिलों में भारी से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दीपांकर भट्ट फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, देहरादून संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। दीपांकर, उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है, कह सकते हैं अभी से बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मॉनसून जल्द ही दस्तक दे सकता है। बिल्कुल शीनम, जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि प्री मॉनसून की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी और 25 तारीख तक ये मान लिया जाएगा, यानी कल से मॉनसून की शुरुआत उत्तराखंड में हो जाएगी। तो आज 24, 25 और 26 खासकर 4 जिलों के लिए नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत यहाँ के लिए अलर्ट है। इसके बाद जो 27 से लेकर और 30 तारीख तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है वो ये दी है कि इस भारी से भारी बारिश से बचने के इंतजाम प्रशासन अपनी तरफ से करे, सरकार अपनी तरफ से करे और लोग भी एहतियात खास तौर पर बरते, क्योंकि 4 धाम यात्रा अभी भी चल रही है। वहां पर खास तौर पर नजर रहेगी कि किस तरह व्यवस्थाओं को सही रखा जाए। पर ये जो आने वाला हफ्ता है, आज सोमवार से लेकर और शनिवार तक, इस पूरे हफ्ते प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। चमोली और बागेश्वर में बारिश शुरू भी हो चुकी है। तो हर साल मानसून एक बड़ा चैलेंज रहता है उत्तराखंड के लिए, तो शुरुआत अब हो चुकी है शीलम। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका दीपांकर। बागेश्वर जिले में आज सुबह से हुई बारिश ने गर्मी से बड़ी राहत दी है। बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, कई जगह पर सड़कों पर मलबा भी आ गया। आपदा विभाग की टीम भी जेसीबी की मदद से सड़कें साफ कर रही हैं। कांडा क्षेत्र में हुई तेज बारिश से किसान भी खुश हैं और इस बार अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे खेती को फायदा मिले। सीएम पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुंबई में प्रतिष्ठित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीपकमल फाउंडेशन उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए सीएम धामी को यह सम्मान दे रही है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने, उसके लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे मां भारती के सच्चे सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी ओर से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो संकल्प थे, वो सपनों के भारत के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, एक प्रयास किया है। और हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान बनाते समय संविधान के अनुच्छेद 44 में जिस समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, उसी संविधान के अनुसार, उसी प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड में इसको एक विधेयक के रूप में हमने वहां पर इसको पारित करके, राष्ट्रपति महोदय का भी जो है हमको उसमें उनकी भी स्वीकृति हमको मिल गई है। देहरादून से अगली खबर है। चीफ टाउन प्लानर शशि मोहन को उनके पद से हटा दिया गया है। शशि मोहन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मास्टर प्लान में लैंड यूज में गड़बड़ियां मिली थी। सीएम धामी के निर्देश के बाद एक्शन हुआ है। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
अल्मोड़ा का बिनसर अग्निकांड मामले को लेकर 3 आईएफएस पर एक्शन के बाद आईएफएस एसोसिएशन में दरार पड़ गई है। 6 आईएफएस ने एक्शन के विरोध में इस्तीफा दे दिया है और आईएफएस एसोसिएशन पर चुप्पी साधे रहने का आरोप लगाया गया है। इस्तीफा देने वाले आईएफएस अधिकारियों का दावा है कि बिनसर कांड में आईएफएस अधिकारियों पर बेवजह कार्रवाई की गई थी। गैरसैंण में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है। सूचना आयोग के इस खुलासे के बाद सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। हालांकि बीजेपी इससे इनकार कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2021 में गैरसैंण को गर्मियों की राजधानी बनाया गया था। अब 3 साल बाद खुलासा हुआ है कि गैरसैंण में सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। इसको लेकर सूचना आयोग ने एसडीएम से पूरी जानकारी मांगी है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक पहाड़ में जहां सड़क बनती है वहां शहर बनने से पहले लुटेरे पहुंच जाते हैं और ज्यादातर कब्जे और अतिक्रमण के मामलों में बीजेपी के नेता शामिल हैं। खाले जितने हैं सब, और जहां जहां अतिक्रमण में चुनौती के साथ कह रहा हूं, सब अतिक्रमणों पर भाजपा के लोग आपको दिखाई देंगे। नदियों के किनारे किनारे सड़कें मंजूर करके हमने सोचा कि नए ग्रोथ सेंटर, इकोनॉमिक ग्रोथ जोन के रूप में इन एरियाज को हम डेवलप करेंगे, और पता चला कि शहर बाद में बसा, लुटेरे पहले आ गए। गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग लंबे वक्त से हो रही है, तो क्या इसी उम्मीद में वहां कब्जे हो रहे हैं? लोकल विधायक अनिल नौटियाल के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने जमीनें खरीदी हैं, लेकिन कब्जे नहीं किए। वहीं आंदोलनकारी सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं। होना चाहिए, वहाँ पे लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे तो उनको उस प्रकार की सुविधाएं भी चाहिए और उस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारी सरकार वहाँ पर करने भी जा रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे लोगों ने गलत किया है। ये काम तो उन्हीं की पार्टी के लोग करते हैं हमेशा, कि कहीं पे कब्जा कर दिया, कहीं पे वो कर दिया। हमारे लोग ऐसा काम नहीं करते। पक्ष से मिलता है और उसके चलते ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। गैरसैंण के लिए ये बहुत गंभीर है, क्योंकि लोग इसको अभी भी ये मानते हैं कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनना चाहिए, लेकिन अगर ज़मीनों की इस तरह की लूट हो जाएगी तो एक तरह से उस सपने को तोड़ने का एक और रास्ता ये निकाला गया है। इस पर तत्काल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, अतिक्रमणकारियों को हटाया जाना चाहिए। गैरसैंण उत्तराखंड में सत्ता का केंद्र तो आज तक नहीं बन पाया, लेकिन सियासत के केंद्र में जरूर रहा है। और इस बार सूचना आयोग की रिपोर्ट में जमीन कब्जे के खुलासे ने माहौल गर्म कर दिया है। जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नैनीताल उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक है। यहाँ पर पहुंचने के लिए लोगों के पसीने छूट रहे हैं। विशेष तौर पर हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाली नेशनल हाईवे पर जगह जगह पर जाम के पॉइंट बन चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार अब इस हाईवे को केंद्र सरकार की मदद से चौड़ा करने जा रही है, ताकि लोगों को जाम से ना जूझना पड़े। लेकिन रोड चौड़ी करने के लिए कई दुकानों को जहां तोड़ा जाएगा, वहीं पर कई हरे पेड़ों का कटना भी तय है। शालेंद्र नेगी हल्द्वानी से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। शालेंद्र, जिस तरह से सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर सरकार प्लान बना रही है, कई वृक्ष भी इससे कटेंगे और कई तरह की दिक्कतें भी आएगी, लेकिन अभी क्या प्लानिंग है, जरा विस्तार से बताइए, पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा? देखिए, हल्द्वानी से नैनीताल के बीच में जो रोड है वो अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई रोड है और इसमें लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है और नए जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कुमाऊं के इलाके में, वहां जाने के लिए भी लोगों को इसी रोड का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो हल्द्वानी से अल्मोड़ा की जाने वाली रोड हो या फिर हल्द्वानी से नैनीताल को जाने वाली रोड हो। तो सरकार ने यह फैसला लिया है कि केंद्र सरकार की मदद से दोनों ही सड़कों को 2 लेन किया जाएगा, यानी चौड़ा किया जाएगा। और जहां पर भी इस तरीके के जाम के एक तरीके से पॉइंट बन चुके हैं, वहां पर
पर सड़कों को और ज्यादा चौड़ा किया जाएगा, ताकि ये आने वाले वक्त में जो जिस तरीके का पर्यटकों का दबाव बढ़ रहा है लगातार, जो नीम करौरी बाबा आश्रम है कैंची में, वहां पर लगातार पर्यटक बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, विशेष तौर पर जो नैनीताल जाने वाले और अल्मोड़ा जाने वाले लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। तो सरकार ने यह फैसला लिया है कि हल्द्वानी से नैनीताल और अल्मोड़ा वाली रोड को अब चौड़ा किया जाएगा, 2 लेन किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने बकायदा एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। राज्य सरकार की तरफ से भेजा गया है, केंद्र सरकार को भेजा गया है और केंद्र से जल्द ही इसको मंजूरी मिल जाएगी। और बकायदा जो पेड़ हैं, जो पेड़ कटने हैं, उनकी भी मार्किंग हो चुकी है कि कितने पेड़ इस पूरे के पूरे हाईवे के चौड़ीकरण में कटने हैं। इसके साथ साथ जो दुकानें इसकी जद में आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो पक्की दुकानें हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो वन पंचायत की जमीन पे बनी हुई हैं या फिर जो फॉरेस्ट लैंड है उस पर बनी हुई हैं। तो ऐसे में उनको भी धीरे धीरे नोटिस सर्व किया जा रहा है कि आप इनको खाली करिए। तो फॉरेस्ट के ये नोटिस जो है हाईकोर्ट के निर्देश पर पहले ही सर्व होना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में बहुत सारी दुकानें टूटना भी तय है और पेड़ों का कटना भी तय है। लेकिन इतना जरूर है कि जो नैनीताल में जाम की समस्या है, जो पर्यटक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं, स्थानीय लोग जो जाम की समस्या से जूझ रहे हैं, उसको जरूरत के मुताबिक अब राज्य सरकार ने चौड़ा करने का फैसला किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए शैलेंद्र आपका। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा का कहना है कि 100 दिनों के भीतर पूरे देश में सड़कों की हालत में सुधार नजर आएगा। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी लोकसभा में पहुंचे टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार ने साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का टारगेट लिया है, जिसे केंद्र में रखकर उनका मंत्रालय भी काम कर रहा है। विभिन्न राज्यों के साथ बॉर्डर इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्लान तैयार हो रहा है, जो कि आने वाले 100 दिनों के भीतर जमीन पर भी नजर आएगा। तक भारत विकसित भारत संकल्प की स्थिति में आए, विकसित भारत बने, तो उस दृष्टि से भारत के हर राज्यों की सड़कों का, सीमाओं की सड़कों का और जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसका एक पूरा खाका तैयार हो रहा है और इसलिए 100 दिन का काम हमारा अति महत्वपूर्ण, सभी को जिम्मेदारी पूर्वक किया है। सरकारी आदेशों के पालन को लेकर पिछले 2 हफ्ते में 2 ऐसी बातें सामने आई जिसने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। दोनों मामलों में सरकार ने आदेश तो दिए, लेकिन लंबे समय के बाद भी अधिकारियों ने आदेशों का पालन नहीं किया। एक रिपोर्ट देखिए। – 2023 में कैबिनेट में लिए गए एक निर्णय के बाद आबकारी विभाग से महिला कल्याण कोष में प्रति बोतल 1 रुपए का शुल्क जमा होता है। ये धनराशि अभी तक करीब 8 करोड़ रुपए की हो चुकी है, लेकिन ये धनराशि किस मद में कैसे खर्च हो, इसकी नियमावली बनाने के लिए विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने नवंबर 2023 में अधिकारियों को निर्देश दिए थे। ताज्जुब की बात ये है कि ये नियमावली अभी तक बन नहीं पाई है। शनिवार को हुई एक मीटिंग में मंत्री रेखा आर्य ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। ठीक ऐसा ही वन विभाग में भी हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फॉरेस्ट फायर में लगे कर्मचारियों का 10-10 लाख रुपए का बीमा कराने के आदेश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने महीने भर बाद भी बीमा नहीं किया। इसका खुलासा तब हुआ जब बिनसर के जंगल में आग से 5 कर्मचारियों की मौत हो गई। रूप से एक विषय को लेकर मेरी नाराजगी अधिकारियों के संग में रही कि सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेषतः एक आशीर्वाद दिया था कि 1 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में जो आबकारी विभाग से महिला कल्याण कोष के लिए जो जमा होना था, उसके लिए नियमावली बनाने की आवश्यकता थी और कैबिनेट उसके लिए पहले ही अप्रूवल दे चुकी थी। कैबिनेट के निर्णय के बाद में आचार संहिता के बाद में आचार संहिता का हटना और उसके बाद में भी जो है नियमावली का तैयार न होना, इसको लेकर मैंने उनसे बहुत नाराजगी व्यक्त करी। अधिकारियों की सुस्ती का खामियाजा जरूरतमंदों के साथ ही सरकार को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में लाल फीताशाही हावी है। ये कहा गया कि आबकारी विभाग पर बोतल 1 रुपया देगा, जिससे एक बहुत बड़ा कोष खड़ा हो सकता था और महिलाओं की जो रोज की दिक्कत है उनको दूर किया जा सकता था आवश्यकता अनुसार, लेकिन उसकी नियमावली नहीं मिली। कैबिनेट मंत्री कह रही हैं कि नियमावली बनाओ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं नियमावली बनाओ, उसके बाद भी अभी तक कोई नियमावली नहीं बनी है। अब फिर से अधिकारियों ने समझा और ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी हावी हैं, लाल फीता शाही जो है वो काफी हावी इस प्रदेश में हो गई है। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अधिकारियों ने आदेशों को हवा में उड़ा दिया हो।
इससे पहले भी कई मौकों पर हीला हवाली देखने को मिलती रही है। मंत्री सतपाल महाराज अक्सर विभागीय अधिकारियों पर मंत्री के आदेश न मानने का आरोप लगाते रहे हैं। रुड़की से मनोज जुयाल के साथ देहरादून से सुनील नपुरभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगलों में धधकी आग से एक नहीं बल्कि कई तरह के नुकसान हुए हैं। फॉरेस्ट फायर ने बेशकीमती वन संपदा को तो खाक किया है, साथ ही जल संकट भी पैदा हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में प्री मानसून बारिश ने भले ही जंगलों में धधकी आग पर काफी हद तक काबू पा लिया हो, लेकिन ये आग अपने पीछे काफी बर्बादी छोड़ गई है। बेशकीमती वन संपदा तो पहले ही खाक हो गई है, लेकिन इस सब का सबसे बड़ा खतरा अब जल संकट के रूप में देखने को मिल सकता है। दरअसल जंगलों में लगी आग ने मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता पर खासा प्रभाव डाला है, खासकर उन इलाकों में जहां फॉरेस्ट फायर की घटनाएं अधिक हुई हैं। हालात ये है कि प्रभावित क्षेत्र में जमीन अब सिर्फ 10% ही बरसाती पानी सोख पाएगी। इस लिहाज से देखें तो 90% बरसाती पानी मिट्टी के साथ बहकर बर्बाद हो जाएगा। जमीन होती है, अगर हम आग लगाते हैं किसी जगह को या जो जमीन जलती है, तो वो जमीन जलने से टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं सॉइल के और सॉइल के स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है, उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की परमेबिलिटी इसको आप बोलते हैं, जिसकी वजह से पानी जमीन के अंदर जाता है वो घट जाती है और एक ऐसी लेयर बन जाती है जिससे कि पानी को का पर्कुलेशन, जो पानी का रिचार्ज होता है, वो कम हो जाता है। कम पानी सोखने के कारण धरती का जल भंडार भी काफी कम होने की आशंका है। यही नहीं, प्राकृतिक जल स्रोत में भी पानी के कम होने से 100% आसार बने हुए हैं। हिमालयी क्षेत्रों में पानी सोखने की क्षमता 5 दशक पहले 90% थी, जो 3 दशक पहले 40% तक जा गिरी है। लेकिन इस साल धधकी आग से ये सिर्फ 10% के भीतर सिमट गई है। उत्तराखंड में इस बार फॉरेस्ट फायर की 1300 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1800 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खाक हो गए हैं। ये स्प्रिंग का वाटर रिसीड होने के लिए होता है, वो इट विल नाउ रिसीड and because of that over time the springs will also get dry, so both of these are going to now spell a great catastrophe on the fragile ecosystem of the Himalayan belt. उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक इस बार पानी के लिए हाहाकार मचा है। ऐसे में जंगल की आग के चलते अगर जमीन बरसाती पानी को सोखने में सफल नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ये संकट और अधिक गहराएगा, जिसका खामियाजा पूरे प्रदेश को उठाना पड़ेगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन, उप्रेती की रिपोर्ट। प्रदेश भर में विकास योजनाओं के लिए जंगलों को काटे जाने का विरोध जोर पकड़ने लगा है। रविवार को देहरादून में आयोजित पर्यावरण बचाओ पदयात्रा में सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर पेड़ों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। कभी चिपको जैसे आंदोलन को जन्म देने वाली देवभूमि में पिछले कुछ समय में जिस तरह से विकास की रफ्तार बढ़ी है, उसी के समांतर जंगलों पर भी दबाव बढ़ा है। राज्य बनने के बाद अभी तक करीब 16 लाख से अधिक पेड़ काट दिए गए हैं। हाल में ही अल्मोड़ा के जागेश्वर में देवदार के पेड़, देहरादून के खंगला में साल फॉरेस्ट और कैंट रोड चौड़ीकरण के लिए 200 पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित था। इस सब के विरोध में देहरादून में पदयात्रा में शामिल होकर लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी शामिल हुए। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो अनेक योजनाएं हैं पेड़ और जंगल काटने की, वो अब देहरादून वासी नहीं सहेंगे। हालांकि खंगला, जागेश्वर और कैंट रोड के प्रोजेक्ट को प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने वापस ले लिया है। बावजूद इसके पर्यावरण प्रेमियों ने मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र जारी कर अपनी बात सरकार के सामने रखी है। मुख्यमंत्री से मांग की है कि सौंदर्यीकरण के उन तमाम प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाए जिसमें पेड़ों का कटान प्रस्तावित है। किसी भी प्रोजेक्ट को गुपचुप तरीके से न चलाया जाए।
बल्कि हर प्रोजेक्ट पर लोगों के साथ खुली बैठकें की जाए। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो हम अभी गलती कर रहे हैं उसका एहसास हमें अभी भी भुगत ही रहे। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी टेम्परेचर जो है 50 तक पहुँच चुका है। अगर हम इतने ही पेड़ काटते रहेंगे तो एक समय में 60 तक पहुँच सकता है। ज़्यादा मैसेज देना चाहूँगी क्योंकि अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम मरने वाले होंगे, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तब जाके हमें एहसास होगा कि हमने पेड़ काट के बहुत ज़्यादा गलती करी है। अकेले देहरादून में ही रोड के कई ऐसे प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं जो फॉरेस्ट एरिया से गुजरेंगे। जंगलों के कटान के विरोध के बीच अब सरकार क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में प्रचार करने हरीश रावत पहुंचे और मंगलौर बाजार में कहीं सब्जी बेची तो कहीं आलू की टिक्की तलते नजर आए। हरीश रावत अक्सर ऐसे काम करते दिख जाते हैं। इससे पहले भी चुनाव में कहीं वो चाय तो कभी जलेबी बनाते हुए नजर आए हैं। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। हरिद्वार के ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बलिदान दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नैनीताल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया और उनको श्रद्धांजलि दी। रुड़की में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की और कहा, जनता बीजेपी से खुश है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी अल्मोड़ा जिले के दौरे पर थे। जोशी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और समस्या सुनी। हरिद्वार के पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का डाम कोठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नैनीताल के भीमताल विधायक ने विधानसभा की समस्याओं को लेकर विकास भवन में अधिकारियों की बैठक की। हरिद्वार में बन रही 15 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। अब ये रोड अगले साल तक बन सकेगी। रुद्रप्रयाग पुलिस ने रात 10 बजे के बाद गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी है क्योंकि बरसात में लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 26 लाख भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा 9,54,000 तीर्थयात्री पहुंचे। हेमकुंड साहिब में भी अभी तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माथा टेक चुके हैं। अपने आप में ये रिकॉर्ड है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।